लास्ट क्लास हम लोगों ने सेकंड डिग्री भी कंप्लीट कर लिया था। ये कोई डाउट किसी को? दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिया अभी तक, रेट ऑफ चेंज हो गया और एप्रोक्सीमेशन एरर हो गया, है ना? थर्ड एप्लीकेशन आप लोगों का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, राइट? तो एप्लीकेशन हमारे हो गया अभी तक, रेट ऑफ चेंज हो गया एंड एप्रोक्सीमेशन एरर हो गया। थर्ड वाला आप लोगों का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो ये वाला पार्ट हमने सबसे ज्यादा यूज किया अभी तक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कौन से फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, कौन से फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। एक अगर इंक्रीज कर, मतलब मैं अगर डोमेन को इंक्रीज करूंगा तो मेरा रेंज भी इंक्रीज होना चाहिए, डोमेन को डिक्रीज करोगे तो रेंज भी। इसको कौन सा फंक्शन बोला जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है? एक्स इंक्रीज होगा तो वाई डिक्रीज होगा, एक्स डिक्रीज होगा तो उसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन, करेक्ट? ये हम लोग को पता है। अब ये पता करने के दो तरीके हैं। तो मुझे ग्राफ आता हो, जैसे अगर हम लोग ग्राफ से लेके तो मेरे ये ऐसा कोई ग्राफ है, तो इसको कौन सा फंक्शन बोलोगे? कौन से बोलोगे? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एक्स को बढ़ाते जाते मेरा वाई भी बढ़ रहा है, ये कौन सा फंक्शन होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। जो हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है, इसको बोला जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं ग्राफ बना रहा हूँ, मेरा ग्राफ ऐसा बनता है, ये कौन सा फंक्शन हो? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट? ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि जो पार्शियली इंक्रीज होता है और पार्शियली डिक्रीज होता है, जो मोस्ट ऑफ फंक्शन ऐसी होता है ना? जो पार्शियली इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा फिर वापस इंक्रीज होगा फिर वापस डिक्रीज होगा, ऐसे होंगे। जो ये कौन सा फंक्शन हुआ? पार्शियली इंक्रीजिंग। कोई पूछेगी ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग है? तो मैं बोलूँगा भाई कुछ भी नहीं, ये थोड़ी देर के इंक्रीज होता है फिर सडनली अपनी टेंडेंसी चेंज करता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर वापस इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, वैसे चलता रहता है, राइट? फिर एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये इंक्रीज हो रहा है, थोड़ी देर के लिए स्टेडी हो जाता है, फिर वापस इंक्रीज होना चालू होता है। इसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे? तो मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि हमेशा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ इंक्रीज हो रहा है फिर यहाँ पर क्या हो गया? कांस्टेंट बन गया, फिर वापस इंक्रीज होना चालू हुआ। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि हमेशा इंक्रीज हो रहा है, बट ये मैं जरूर बोल सकती डिक्रीज कभी नहीं हो रहा है, या तो कांस्टेंट है या तो इंक्रीज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन को क्या बोला जाएगा? नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर एक होगा जो डिक्रीज हो रहा है फिर वापस कांस्टेंट हो रहा है फिर वापस डिक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सा फंक्शन होगा? डिक्रीज हुआ, कांस्टेंट हुआ, डिक्रीज हुआ। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, बट ये तो बोल सकता हूँ कि इंक्रीज कभी नहीं हो रहा है, तो इसको बोला जाएगा नॉन इंक्रीजिंग। तो फंक्शन का बिहेवियर कैसा है अगर वो मुझे पता करना है, देखते हैं कि मैं सबका ग्राफ बना दूं, और हमें मोस्ट ऑफ ग्राफ बनाना ही नहीं आता, तो फिर ग्राफ नहीं आता होगा तो फिर कैसे पता चलेगा फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, राइट? तो फिर उस टाइम पर इनफेक्ट आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से बहुत सारी चीजें मिलती है। फंक्शन का बिहेवियर अगर मुझे पता हो तो मुझे फंक्शन का ग्राफ बनाना आता है, मुझे फंक्शन का रेंज ढूंढना आता है, मुझे ये पता चल जाता है कि फंक्शन 1 to 1 है कि मतलब टाइप ऑफ फंक्शन पता चल जाता है। कोई पूछे कि ये 1 to 1 फंक्शन है कि मेनी टू 1 फंक्शन, तो क्या बोलते हैं? 1 to 1 है, क्योंकि 1 to 1 फंक्शन का मतलब क्या होगा? डोमेन चेंज करोगे तो रेंज भी चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पर अगर पैरेलल एक्सिस में अगर लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो लाइन एक्स एक्सिस की ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करते तो कौन सा फंक्शन हुआ? 1 to 1। ये 1 to 1 है, ये 1 to 1 है, ये मेनी टू 1 है, राइट? ये तो इतने पार्ट में कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया? ये भी। तो आप ग्राफ बनाओगे अपने भी तो पता चल जाता है कि फंक्शन का टाइप कैसा है, 1 to 1 है कि मेनी टू 1 है।
आपको ये पता चल जाता है कि उस ग्राफ के कितने रियल रूट्स है, जैसे इसके कितने रियल रूट्स है, एक उसके कितने रियल रूट्स है, एक इसके कितने रियल रूट्स है, एक भी नहीं, क्योंकि एक्सिस को कट नहीं किया अभी तक जो ग्राफ बना है। बट अगर यहाँ से चालू होता है, वरना अगर इसको एक्सटेंड कर लूंगा तो इसका एक रियल रूट हो सकता है। मतलब ग्राफ से आपको ये पता चल जाता है कि आपके पास जितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे तो रियल रूट कितने हैं, इमेजिनरी रूट कितने हैं, वो सारी चीजें समझ में आती है। तो उसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने में आपको हेल्प कौन करेगा, आपको फंक्शन का बिहेवियर करना होगा, उसमें आपको हेल्प करेगा फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ है और डिक्रीजिंग कहाँ है, ये जाना, राइट। इसीलिए जितने भी एओडी वाले पार्ट में, जितने भी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल होते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे यूजफुल कोई एप्लीकेशन होता है तो वो होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब पता कैसे चलेगा कि फंक्शन कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है, जब ग्राफ नहीं आता, तो वहां पर डिफरेंशिएशन आपको हेल्प करेगा। डिफरेंशिएशन किस तरह से हेल्प करेगा, हमें ये पता है कि भाई जितने भी कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन वो सारे बने थे एक ही जगह से, कहाँ से, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 f of x plus h minus f of x डिवाइड बाय x। ये आपको बोर्ड में पूछते भी हैं काफी बार की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कंडीशन बनाते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल लिख लोगे, राइट। फर्स्ट प्रिंसिपल लिखने के बाद एच टेंडिंग टू 0, मतलब एच किसको अप्रोच कर रहा है, एच 0 को अप्रोच कर रहा है, एच की वैल्यू क्या नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा है ना, बट क्या नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं तो फिर क्या है, या तो दो केस बनेंगे, एच 0 नहीं है इसका होने की 2% या तो एच ग्रेटर देन 0 होगा या तो एच लेस देन 0 होगा। अगर एच ग्रेटर देन 0 और उसमें अगर मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए अगर कंडीशन बनाऊं, ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर एच ग्रेटर देन 0 अगर मैं उसमें x अगर ऐड करूं तो x प्लस एच किससे बड़ा होगा, x से। अगर एच ग्रेटर देन 0 अगर मैं दोनों साइड अगर x अगर ऐड कर लेता हूं तो x प्लस एच किससे बड़ा हो जाएगा, x से बड़ा हो जाएगा। अब ये जो डोमेन है इसको अगर मैं फंक्शन के अंदर अगर इनपुट में डालूं या तो बोलो कि दोनों तरफ फंक्शन अप्लाई करो, तो मेरी ये जो इनइक्वालिटी और सेम रहेगी कि चेंज होगी, ये क्या है आपका x प्लस एच और x क्या है, तो ये जो x प्लस एच और x तो क्या होता है, डोमेन होता है। इस डोमेन को आपने फंक्शन में पुट किया तो अब आपको क्या मिलेगा, फंक्शन का आंसर मतलब रेंज मिलेगा। तो जब मैंने फंक्शन अप्लाई किया तो मुझे वो इनइक्वालिटी चेंज करनी है कि सेम रखनी है, सेम रखनी है। कभी चेंज होता है ना तब, और अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें। तो जब मैं एफ अप्लाई करूंगा तो दोनों तरफ का मेरी इक्वलिटी साइन चेंज नहीं होगी, क्योंकि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर एफ ऑफ एक्स को अगर इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। मेरा न्यूमरेटर वाला पार्ट पॉजिटिव आया, तो जब मेरा डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो मेरा न्यूमरेटर पॉजिटिव है, मेरा डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये पूरा आंसर ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके ऊपर बेस पर भी लिख सकते हो, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। आपका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, आपका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये कब बात हुई, जब फंक्शन इंक्रीजिंग था। अगर वही चीज अगर डिक्रीजिंग के लिए बात करें, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग के लिए बात करें तो डिक्रीजिंग के लिए जब बात करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं x ऐड करता हूँ तो x प्लस एच ग्रेटर देन x होगा, है ना, दोनों फिर x ऐड कर दिया। अब मैं इसमें फंक्शन अप्लाई करता हूँ तो मेरी इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी, क्योंकि चेंज इसलिए होगी बिकॉज फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या होगा, लेस देन 0। आपका न्यूमरेटर क्या मिला, नेगेटिव। तब जब आपका डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव, मेरा न्यूमरेटर नेगेटिव मिल रहा है पर मेरा डिनोमिनेटर तो उसी केस के लिए तो बात कर रहे हैं ग्रेटर देन 0 के लिए। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव, तो पूरा आंसर एफ ऑफ एक्स क्या मिला, लेस देन 0। तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मेरे डिफरेंशिएशन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, डिक्रीजिंग है तो डिफरेंशिएशन को नेगेटिव होना पड़ेगा। ये तो बात हुई जब एच ग्रेटर देन 0 था। अब केस 2 क्या था, एच इज लेस देन 0। अगर एच लेस देन 0 है और अगर मैं उसमें इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन अगर अप्लाई करता हूँ तो x प्लस एच क्या हो जाएगा, लेस देन x। अब उसमें अगर मैं फंक्शन अप्लाई कर लूँ f दोनों साइड में,
आपकी इनइक्वालिटी के साइन सेम रहेगी क्योंकि फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग। अब अगर मैं एफ ऑफ एक्स को अगर उस तरफ शिफ्ट करूँ तो एफ ऑफ एक्स प्लस है माइनस एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा लेस देन 0। तो आपका न्यूमरेटर क्या है लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। और जब आपका डिनोमिनेटर भी क्या है नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, तो पूरा आंसर पॉजिटिव। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 राइट। अब अगर यही चीज अगर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अप्लाई करें, यही अगर हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो एक्स प्लस एस इज लेस देन एक्स। एफ अप्लाई करता हूँ दोनों साइड, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी के साइन है ना, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएगी फंक्शन अप्लाई करते राइट। अब एफ ऑफ एक्स को शिफ्ट करोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एस माइनस एफ ऑफ एक्स क्या मिलता है ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ एक्स प्लस एस माइनस एफ ऑफ एक्स क्या मिला ग्रेटर देन 0। कब जब आपका अच्छा ये क्या है आपका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर पॉजिटिव है और आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव पूरा आंसर क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 आ गया। इससे ये पता चल गया कि जब जब आपका फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होगा फिर वो एज ग्रेटर देन 0 हो या एज लेस देन 0 बोथ का केसेस अगर फंक्शन को डिक्रीजिंग होना है तो उसके डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना पड़ेगा और फंक्शन को अगर इंक्रीजिंग होना है तो बोथ का केसेस डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना पड़ेगा। इससे क्या पता चला जब जब आपका फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा तब तक फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। जैसे ही आपका डिफरेंशिएशन नेगेटिव में जाएगा तो फंक्शन अपनी टेंडेंसी चेंज करके डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। यदि इस ग्राफ के हिसाब से मुझे तो कुछ इसका dy बाई dx क्या होगा तो मैं बोल सकता हूँ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका dy बाई dx क्या होगा ऑलवेज लेस देन 0। इसके लिए अगर बात करूंगा जैसे बोल सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक dy बाई dx ग्रेटर देन 0 तक क्योंकि यहाँ पर फंक्शन क्या है इंक्रीज हो रहा है। सडनली ये पॉइंट पर आया फिर फंक्शन ने अपनी टेंडेंसी चेंज कर दी और डिक्रीज होना चालू हो तो यहाँ पर dy बाई dx पॉजिटिव होगा, यहाँ पर dy बाई dx नेगेटिव होगा, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक वापस dy बाई dx पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक dy बाई dx नेगेटिव होगा, फिर वापस dy बाई dx यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो आपका dy बाई dx पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जाता ही रहेगा। तो जब फंक्शन अपनी टेंडेंसी बार बार चेंज करेगा जो पार्शियली इंक्रीजिंग होगा पार्शियली डिक्रीजिंग होगा। अब जैसे इसकी कंडीशन पूछें इसकी कंडीशन क्या होगा जो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है उसकी कंडीशन क्या होगी पहली कंडीशन dy बाई dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पर अगर ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो उसका कोई रेट ऑफ चेंज होगा ही नहीं ना और बाकी पार्ट में इंक्रीज हो रहा है तो dy या तो पॉजिटिव होगा या तो इक्वल टू 0 होगा। इसका कंडीशन dy बाई dx लेस देन इक्वल टू 0 करेक्ट राइट। तो अब आप लोगों के पूरे टॉपिक के लिए क्वेश्चन कैसे होंगे आपको फंक्शन दिया जाएगा। अगर बोर्ड की पहले बात कर ले तो फंक्शन दिया अगर आप लोगों को फंक्शन में से ये पता करना होगा कि गिवन फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। जैसे 10x है 10x ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है तो 10x ऑलवेज इंक्रीजिंग क्यों होता है क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन क्या है x पर x और x पर x ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर है 10 ऑलवेज पॉजिटिव 4 ऑलवेज नेगेटिव। 10 अगर हमेशा बढ़ेगा तो 4 हमेशा घटेगा डिक्रीज होगा। 4 का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x पॉजिटिव है और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो पूरा आंसर ऑलवेज। इसलिए cos x कैसा फंक्शन है डिक्रीजिंग। cos x कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है। cos x ऑलवेज इंक्रीज होता है ऑलवेज डिक्रीज होता है पार्शियली इंक्रीजिंग पार्शियली डिक्रीजिंग। कौन से क्वाड्रेंट में cos इंक्रीजिंग होता है कौन से क्वाड्रेंट में cos डिक्रीजिंग होता है cos में डिक्रीज होता है। सेकंड में ये आपका यूनिट सर्कल है भाई पूरा त्रिभुज यूनिट सर्कल भी बना है तो सारी चीजें मुझे वहीं से मिलती है। अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर cos कितना था
1 कहाँ गया? एंगल तो इंक्रीज करते जा रहे हैं हम लोग 0, 90, 180, 270, 360 ये तो चल ही रहा है। तो फर्स्ट क्वार्टर में कोर्स क्या हुआ? डिक्रीज 1 से कहाँ गए? 0 पे। सेकंड क्वार्टर में भी कोर्स डिक्रीज 0 से लेके कहाँ तक गए? -1 तक। थर्ड क्वार्टर में इंक्रीज क्योंकि -1 से लेके 0 पे गए, फिर कोर्स वापस 0 से 1 पे गए। तो इंक्रीज का कोर्स पार्शियली इंक्रीजिंग पार्शियली डिक्रीजिंग होता है। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है? तो फर्स्ट और सेकंड में डिक्रीज होता है और थर्ड और फोर्थ में इंक्रीज होता है। ये यूनिट सर्कल हमने पता किया। अगर ये चीज अगर मुझे डिफरेंशिएशन से पता करना है तो y इक्वल टू कोसेक का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब अगर इंक्रीजिंग होना है तो dy बाई dx को पॉजिटिव होना पड़ेगा तो ही वो इंक्रीज हो सकता है। dy बाई dx कौन है? माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। माइनस साइन हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज तो साइन एक्स क्या आ गया? साइन एक्स कहाँ निगेटिव? कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन एक्स निगेटिव? थर्ड एंड। इसीलिए हमें पता चल रहा है कि थर्ड एंड फोर्थ में साइन एक्स का सॉरी कोसेक कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग। और यहाँ से पता भी चल रहा है थर्ड एंड फोर्थ में कोसेक कैसा फंक्शन इंक्रीजिंग। अब अगर यही चीज अगर डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे तो dy बाई dx क्या होगा? लेस देन 0। dy बाई dx कौन है? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स को लेस देन 0 होना पड़ेगा। माइनस साइन एक्स को लेस देन 0 होने के लिए साइन एक्स को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। साइन एक्स कहाँ पॉजिटिव होता है? इसलिए फर्स्ट और सेकंड में डिक्रीज होता है। फर्स्ट एंड सेकंड में ये बस मैंने आपको ये बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि भाई डिफरेंशिएशन से आप सब कुछ पता कर सकते हो फंक्शन कहाँ इंक्रीज होगा कहाँ डिक्रीज होगा। आपको फिर क्या करना है? इंक्रीजिंग होगा तो dy बाई dx को ग्रेटर देन 0 लेना है। डिक्रीजिंग होगा तो dy बाई dx को लेस देन 0। हमने दिया हुआ है कि f of x is equal to tan inverse of sin x plus cos x where x belongs to 0 to pi by 2। मुझे 0 से लेके pi by 2 के बीच में ये पता करना है कि ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा कहाँ पर डिक्रीजिंग होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको ऐसा देखो तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि ये भाई एओडी का प्रश्न है। तो पता चली जाएगी अगर एओडी का प्रश्न है तो सबसे पहला तो डिफरेंशिएशन से कुछ समझ में आए नहीं है डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ता होगा। तो कर ही लेने का बाद में आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता आगे बढ़ने पर छोड़ के आगे बढ़ता। लेकिन डिफरेंशिएशन के कुछ मार्क्स मिलेंगे आपको, है ना। तो मुझे ये तो पता है कि भाई ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग कहाँ पर डिक्रीजिंग अगर जानना है तो सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इनटू चेन रूल के हिसाब से sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन। अगर ये फंक्शन को अगर इंक्रीजिंग होना है तो f ऑफ x को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। ये सब लिखना है आपको। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एक एक स्टेप और बहुत सही तरीके से लिखोगे अगर बोर्ड में मार्क्स सही हो। f ऑफ x ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर f ऑफ x लेस देन 0 सारी कंडीशन दिखाएंगे। फिर f ऑफ x ये अब मेरा f ऑफ x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा इस पे डिपेंड करता है। तो मैं अपनी इनइक्वालिटी से क्या कंसीडर करूँ जिससे से फर्क पड़ता और इनइक्वालिटी को किससे फर्क पड़ता है? आप लोगों के साथ इनइक्वालिटी को किससे फर्क पड़ता है? कोई ऐसी बात नहीं करो दुनिया की हर इनइक्वालिटी को किससे फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली जो हमें पता नहीं होगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा सिर्फ उससे फर्क पड़ता है। जो हमें पता है कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव उसकी इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे में आपको पता है किसी के बारे में कि जो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव होगा। sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव उसमें आपने +1 किया जिसमें कि मेरी इनइक्वालिटी को इससे कोई फर्क। ये पूरा f ऑफ x पॉजिटिव होगा या f ऑफ x नेगेटिव होगा सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? cos x माइनस sin x पे।
जब जब मेरा cosec माइनस sin x पॉजिटिव होगा तब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जब जब cosec माइनस sin x नेगेटिव होगा तब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। cosec माइनस sin x और फिर उसके बाद वेरिएबल मेथड यूज कर लेने का। वेरिएबल मेथड हम किसको प्लॉट करते हैं, जहां पर आपका डिफरेंशिएशन 0 बनेगा। cosec माइनस sin x 0 कब बनेगा, cosec माइनस sin x 0 कब होगा, जब cosec इक्वल टू sin x होगा। cosec और sin x सेम कहाँ होते हैं, cosec और sin x π/4 पे सेम होते हैं। cosec और sin x कहाँ सेम होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी तो सेम होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो सेम होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू नेगेटिव, cos और sin को अगर सेम होने तो दो ही क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। कहाँ पर, एक फर्स्ट में हो सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव होते हैं, या तो थर्ड में हो सकते हैं कि जहाँ पर दोनों नेगेटिव हो। सही है, तो यहाँ पर cosec पर अगर इसमें ऑलरेडी आप लोगों को एक रेंज दिया था 0 से, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cosec और sin सिर्फ एक ही जगह पर सेम हो सकते हैं। कहाँ पर, π/4 में। 45 से अगर मैं छोटी वैल्यू रखता हूँ तो मेरा cosec माइनस sin x पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। 45 से छोटी वैल्यू में cos बड़ा होता है, sin बड़ा होता है। cos बड़ा होता है तो cosec माइनस sin x पॉजिटिव। 45 के बाद वेरिएबल मेथड के साथ ऑल्टरनेट साइन होगा, तो यहाँ पर आपका प्लस आया मतलब कैपिटल ऑफ x ग्रेटर देन 0 आ रहा है इस पार्ट में, तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ हुआ, 0 से लेके π/4 में, और लेस देन 0 कहाँ आ रहा है यहाँ पर, तो डिक्रीजिंग कहाँ हुआ, π/4 से लेके क्योंकि आपको चालू करना था 0 से और खत्म करना था आपको π/2 पे, तो 0 से लेके 45 में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, 45 से 90 में फंक्शन। क्लियर है ना, हमें पूरे टॉपिक में फंक्शन दे दिया होगा और हर क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक काम करना है, ये पता करना है कि फंक्शन किस पार्ट में इंक्रीज होगा और किस पार्ट में डिक्रीज होगा। उसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर इंक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन को ग्रेटर देन 0 ले लेंगे और डिक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन को लेस देन। क्लियर, ये वाला पार्ट नोट डाउन कर लो। बोर्ड में पूछा जाएगा तो आप लोगों को वहां पर एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि इंक्रीजिंग की कंडीशन f ऑफ x ग्रेटर देन 0 और डिक्रीजिंग की कंडीशन f ऑफ x लेस देन।
अगर आप लोगों को ये फंक्शन दिया है f of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x, आपको ये पता करना है कि फंक्शन के कितने रियल रूट्स होंगे, कैसे पता है? आपको एंट्रेंस की अगर बात करो या इनफैक्ट बोर्ड की भी बात करो, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, बोर्ड हो या एंट्रेंस हो, आपको ऐसा कोई नहीं पूछने वाला है कि ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग कहाँ पर डिक्रीजिंग, उसका पूछने का तरीका एकदम अलग होता है जिसमें यूज आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना पड़ता है। जैसे मुझे अगर ये दिया है कि ये फंक्शन के कितने रियल रूट्स है, क्या लग रहा है आपको कितने रियल रूट कितने होंगे? पहले रूट कितने डी बाई वो तो कोई पूछेगा नहीं क्योंकि जितना पावर उतने ही रूट्स, तो अगर पावर 3 है तो 3 ही रूट्स होंगे। अब वो तीनों रूट्स दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? रियल रूट्स हैं, जैसे किसको रियल रूट बोलते हैं, किसके इमेजिनरी, जो एक्स एक्सिस को कट करता है वो रियल रूट, और जो एक्स एक्सिस को कट नहीं करता और फिर भी इसको सेटिस्फाई करता है इक्वेशन, तो वो मेरे इमेजिनरी। मतलब बेसिकली रियल रूट्स आपको दिखते हैं, इमेजिनरी रूट्स आपको दिखते नहीं।
लिखे हो तो उसी को नाम ही इसलिए तो इमेजिनरी दिया हुआ। तो मुझे क्या आप बताइए इसमें कितने रियल रूट है? कोई भी बता पाए पूरा थोड़ा रियल रूट कितने कितने? बाकी डी ये तो डायरेक्टली इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था, जिस तरह से मैंने इक्वेशन इतना इजी दिया कि सब में क्या कॉमन है x, तो क्या बचेगा अंदर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 करेक्ट x और अगर इसको सिंपली बदल दें x इंटू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इसको आपने 0 के साथ इक्वेट किया तो एक रियल रूट मिल गया x इक्वल 0 और बाकी बचा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है। b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है ना, तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां से आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, तो इसका एक ही रियल रूट होगा, वो डायरेक्टली देख के पता चल ही रहा है, राइट। अब ये तो इस तरह सिंपल सा मैंने दिया था कि इसको आपको डायरेक्टली एक कॉमन निकल कर तुरंत पता चल गया, नहीं पता चलेगा तो आप क्या करोगे, इसका टेंडेंसी जानो। अब जब मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आ रहा है, x क्यूब 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x और 4x का 4, फिर हमें क्या पता करना था कि एफ ऑफ एक्स कहां पर पॉजिटिव होगा और कहां पर नेगेटिव होगा, जहां पर पॉजिटिव होगा वहां पर इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, जहां पर नेगेटिव होगा वहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग बनेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको फैक्टराइज करने जाओगे तो आपको दिख ही जाएगा कि इसका फैक्टराइज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, ये फैक्टराइज नहीं होने का रीजन ये कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 36 माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो ये क्या है आप लोगों का 36 माइनस 48 तो माइनस 12 आ रहा है, तो आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया और a आपका 3 है, ये पॉजिटिव है, तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो तो इसका क्या मतलब है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a पॉजिटिव और d नेगेटिव का क्या मतलब है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देगा, किसी का a पॉजिटिव और d नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या इमेजिनरी रूट से और a पॉजिटिव तो अपवर्ड देना बोला है, तो इसका आंसर ऑलवेज क्या होने वाला है, एफ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। की कंडीशन क्या होती है, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, और इसकी कंडीशन क्या होती है, a लेस देन 0 और d भी लेस देन, इसके साथ का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव, इसके साथ का आंसर ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ पर मुझे a ग्रेटर देन 0 मिला, d लेस देन 0 मिला, मतलब एफ ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। अगर आपका एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कि फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, एक बार ऊपर गया तो वापस नीचे आएगा ही। तो ये कंफर्म हो गया कि भाई इसका अच्छा 3 रियल रूट होने के लिए उसको एक बार ऊपर जाके वापस नीचे आना पड़ेगा ना, 3 रियल रूट कब होगा, ग्राफ ऊपर गया फिर वापस नीचे आया फिर ऊपर गया, तो ही तो 3 रियल रूट आ सकते हैं। बट जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ऊपर जाके वापस नीचे तो 3 रियल रूट तो नहीं होता, पर ऐसा हो सकता है 2 रियल और एक इमेजिनरी, क्यों, इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज पेयर, इसलिए 2 रियल और एक इमेजिनरी पॉसिबल नहीं, 0 रियल और तीनों इमेजिनरी ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज। तो अब एक कंडीशन बची, कौन सी, एक रियल 2 इमेजिनरी, सही, और वो तो हो ही सकता है, और एक ही रियल होने का रीजन क्या है, क्योंकि एक बार ऊपर गया तो वापस नीचे नहीं आएगा, एक बार ऊपर गया तो वापस नीचे नहीं आता। तो अगर मुझे पता करना कि कितने रियल रूट्स और कितने इमेजिनरी रूट्स, तो मैं उसका बिहेवियर जान के भी बता सकता हूँ, कितने रियल और कितने इमेजिनरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, f of x इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30, f of x इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30, और मुझे ये पता करना है कि ये फंक्शन कहाँ इंक्रीज होगा कहाँ डिक्रीज होगा। ये
तो मोस्टली बोर्ड के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएशन क्या होगा, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72, करेक्ट। क्या कॉमन है, 12 क्या रहेगा, x स्क्वायर माइनस x फैक्टराइज हो जाएगा, क्या होंगे उसके दो फैक्टर, x माइनस 3n x प्लस 2, ये दो फैक्टर आ गए, करेक्ट। फिर हम लिखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन और डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन। इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन f डेश ऑफ x को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन f डेश ऑफ x को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0। f डेश ऑफ x अगर ग्रेटर देन 0 तो f डेश ऑफ x है कौन, 12 टाइम्स x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर 12 सॉरी ये लिख देंगे। उसके बाद एक नंबर लाइन ले लेंगे, वेरी करने पर उस नंबर लाइन पे कौन कौन से दो नंबर, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो फर्स्ट वन इज -2 देन सेकंड वन इज 3। नाउ देयर आर 3 सेक्शंस, वी कैन कंसीडर एनी वन ऑफ देम, सपोज वी आर कंसीडरिंग मोर देन 3, तो 3 से बड़ी वैल्यू अगर रखोगे तो x माइनस 3 पॉजिटिव, x प्लस 2 भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है प्लस, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर आंसर वापस क्या आएगा प्लस। आपको क्या चाहिए ग्रेटर देन 0, तो अगर ग्रेटर देन 0 तो कौन सा पार्ट, कौन सा पार्ट, ये वाला प्लस वाला, इंक्रीजिंग कहाँ हुआ, माइनस इंफाइनाइट से लेके -2 यूनियन ऑफ 3 से लेके इंफाइनाइट, और डिक्रीजिंग कहाँ हुआ, डिक्रीजिंग कहाँ हुआ, -2 से लेके 3 के बीच, डिक्रीजिंग कहाँ हो रहा है, -2 से लेके 3 के बीच। इसका ग्राफ बनाना है, कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाओगे, 4x³ - 6x² - 72x + 30 का ग्राफ बनाना है। अब क्यूबिक फंक्शन है तो हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या पता होना चाहिए, किसी का भी ग्राफ बनाना है, क्योंकि आप लोग ग्राफ बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। अभी तो एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन नहीं करते, लेकिन ऐसे ग्राफ पर बोलेंगे इसका एरिया फाइंड करके तो एरिया सब कुछ फाइंड करोगे ना, तो ग्राफ बनाओगे, वरना एरिया किसका फाइंड करोगे, इसका ग्राफ बनाना है, कैसे बनाओगे। तो मुझे जो ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, बिहेवियर तो चाहिए, कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, -2 से लेके पहले -2 तक इंक्रीज हो रहा है ना। तो अगर ये मेरा ग्राफ बनाना होगा तो ये मेरा एक्स एक्सिस कहाँ तक इंक्रीज होगा, -2 तक, पर -2 में वो पॉजिटिव आंसर देगा या नेगेटिव आंसर देगा ये नहीं पता, तो प्रूव करके चेक कर लेते हैं। -2 अगर मैंने रखा तो -2 का क्यूब -8 इंटू 4 -32, और -2 अगर यहाँ रखा तो -2 का क्यूब 4 इंटू 6 24, पहला टर्म क्या आया था -32 -24 -56, तो यहाँ पर एक को अगर -2 रखा +1 44 + 30 तो 174, तो पॉजिटिव आ रहा है ना। इसको -2 रख लो तो आंसर कैसा आ रहा है, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर -2 के इसका आंसर पॉजिटिव से एक्सेस ऊपर होगा ना, कहीं पर सही है। यहाँ से इंक्रीज होना चालू हुआ, कहाँ तक इंक्रीज हुआ, -2 तक, फिर सडनली -2 पे आया और -2 और 3 के बीच में इंक्रीज होना चालू हुआ, -2 और 3 के बीच में डिक्रीज हो, तो डिक्रीज हो गया, क्योंकि जब आप इंक्रीज हो रहा है आप बोलोगे सर -4 ये तो वैल्यू क्यों रख रहे हो आप, क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है ना, क्योंकि अगर -2 पे अगर ये वैल्यू अगर नेगेटिव होती तो फिर यहाँ तक इंक्रीज होता, फिर डिक्रीज होना चालू होता। तो आपको पता तो करना पड़ेगा कहाँ से डिक्रीज हो रहा है। एक तो उसकी -2 की वैल्यू है ना, उस -2 पे आपका आंसर पॉजिटिव होगा तो आप एक्सेस को ऊपर जाके डिक्रीज करवाओगे, अगर नेगेटिव है तो नीचे से डिक्रीज करवा लोगे। इसलिए जानना जरूरी है कि आपका -2 पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो पता चला पॉजिटिव है इसलिए ऊपर से डिक्रीज हुआ। अब यहाँ से जब डिक्रीज होगा तो भी वापस दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, डिक्रीज हुआ फिर वापस ऊपर से ही ऊपर चला गया,
हो सकता है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि डिक्रीज होना चालू हुआ, फिर वाई एक्सिस के नीचे तक आया और फिर वापस इंक्रीज होना चालू हुआ। तो कैसे पता करेंगे? तो क्या रख सकते हैं? अगर रखना पड़ेगा 3, तो 3 जब रखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। 3 रखोगे तो 3 का क्यूब 27 इंटू 4 108, फिर 3 यहाँ रखा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 6 54, राइट। पहला आंसर कितना था 108, फिर माइनस 54 है ना, 108 माइनस 54 तो 54, फिर 72 इंटू 3 वो 54 प्लस 30 84 होगा। और यहाँ पर 72 इंटू 3 करोगे तो माइनस वैल्यू बड़ी है, आंसर किस में जाएगा? नेगेटिव में। तो नेगेटिव में जाएगा, इसका मतलब क्या हो कि -2 से डिक्रीज होना चालू होगा। कहाँ तक डिक्रीज होगा? 3 तक डिक्रीज होगा। 3 पे वो नेगेटिव आंसर दे रहा है, 3 पे वो नेगेटिव आंसर दे रहा है। और नेगेटिव आंसर देने के बाद वो वापस इंक्रीज होना चालू होता है और फिर वो इंक्रीज होता रहेगा, तो इंक्रीज होता रहेगा तो फिर वो कहीं तक भी जाएगा। इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। इससे और भी बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। पता चल जाता है कि इस फंक्शन का एक रूट, मिनिमम एक रूट -2 और 3 के बीच में होगा। मिनिमम क्या? एग्जैक्टली एक रूट किसके बीच में होगा? -2 और 3 के बीच में होगा। तो जैसे ये पता करना होता है कि इसका रूट किसके बीच में, तो मैं बोल सकता हूँ एक रूट -2 और 3 के बीच में है ना, राइट। तो ये आप लोगों का ग्राफ बन गया। माइनस इंफिनिटी से लेके -2 तक इंक्रीज हुआ, -2 से लेके 3 तक फंक्शन डिक्रीज हुआ, 3 के बाद फिर वापस इंक्रीज होना। इसके कितने रियल रूट्स है? ग्राफ को कितनी बार कट कर रहे हैं? भले एक्सिस को कितनी बार कट कर रहे हैं? 3। इसके कितने रियल रूट्स है? और उसमें एक रूट हमें पता चल रहा है किसके बीच में होगा? -2 से 3 के बीच में। एक रूट -2 से छोटा होगा और एक रूट 3 से बड़ा। आप लोगों को एक्सरसाइज जो हम लोग की सेकंड एक्सरसाइज होगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, उसमें ये 7 क्वेश्चन दिया हुआ है। y इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। चेक करना है कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पर डिक्रीजिंग होगा। तो पहला काम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पर कौन सा रूल? रूल। और 2 प्लस एक्स है 2x का डिफरेंशिएशन 2, फिर 2x है 2 प्लस x का 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करोगे 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2x। तो क्या बचेगा? 4 अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दो -4 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्लस 4x और माइनस 4x कैंसल, प्लस 4x माइनस 4 कैंसल, क्या रहेंगे? एक्स स्क्वायर बचा, 1 प्लस एक्स बचा और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा। ये आपका डिफरेंशिएशन है। अब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो dy बाई dx को क्या होना पड़ेगा? वैसे इसके अंदर जितने भी टर्म आ रहे हैं उसमें से एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव और 1 प्लस एक्स भी ऑलवेज पॉजिटिव।
1 प्लस एक्स क्यों ऑलवेज? चलो ये तो समझ में आता है, स्क्वायर इसलिए पॉजिटिव होना पड़ेगा, बट मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ 1 प्लस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव? क्योंकि लॉग का डोमेन हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। लॉग सिर्फ किसके लिए एग्जिस्ट करता है? पॉजिटिव वैल्यू के लिए, राइट? तो 1 प्लस एक्स को तो पॉजिटिव होना ही होना था, और बाकी दोनों स्क्वायर में है तो क्या पता चले तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और किसी का डिफरेंशिएशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब फंक्शन कैसा हो गया? तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स प्लस 1। आपको पता करना था कि y कैसा होगा, तो y स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, है ना? कभी नेगेटिव डिवाइड जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके डोमेन के अंदर 1 प्लस एक्स को भी हमेशा पॉजिटिव होना है। अगर आपने उस टाइम पर वो सब ध्यान नहीं दिया और आपने इंक्रीजिंग के लिए 1 प्लस एक्स को ग्रेटर देन 0 कर दिया, क्योंकि ये तो पता चलेगा स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो गई, और अगर मुझे 1 प्लस एक्स उस टाइम पर ध्यान नहीं आता है कि लॉग का डोमेन है तो उसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखता है इसके बाद? इंक्रीजिंग की कंडीशन dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0, dy बाई dx को पॉजिटिव होने के लिए किसको पॉजिटिव होना पड़ेगा? 1 प्लस एक्स को, और dy बाई dx को नेगेटिव होने के लिए किसको नेगेटिव होना पड़ेगा? 1 प्लस एक्स को। तो 1 प्लस एक्स पॉजिटिव कब होगा? जब x ग्रेटर देन -1 होगा, और 1 प्लस एक्स नेगेटिव कब होगा? जब x लेस देन -1 होगा। तो फिर आप वो आंसर लिख डालोगे जो गलत आंसर होगा, क्योंकि x लेस देन -1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि लॉग के हिसाब से तो डोमेन को तो ऑलवेज पॉजिटिव होना ही है। वैसे इस क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं, पर उन्होंने तो ऑलरेडी मेंशन भी करा हुआ है क्वेश्चन में, आपने बोला x इज ग्रेटर देन -1, जो करना नहीं चाहिए था उनको मेंशन में। बच्चों को थोड़ा तो सोचना भी चाहिए ना कि भाई 1 प्लस एक्स है, तो उसको पता होना चाहिए कि लॉग का डोमेन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट उन्होंने दे ही रखा है तो व्यक्ति समझ आ जाएगा। ठीक है, ऊपर के जितने भी क्वेश्चन है 1 से लेके 6 तक में, वो सब में अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ सब में, सिर्फ थर्ड छोड़ दो। थर्ड में फंक्शन क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स का कहाँ इंक्रीज होगा कहाँ डिक्रीज होगा पता नहीं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक्स। कोसेक्स कहाँ पर पॉजिटिव होता है? कोसेक्स कहाँ पर पॉजिटिव होता है? कौन कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट एंड फोर्थ में। मैं समझ सकता फर्स्ट एंड फोर्थ में इसका साइन इंक्रीज होता होगा, क्योंकि साइन का डिफरेंशियल फोर्थ हुआ। फोर्थ कहाँ पॉजिटिव है? फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में साइन क्या होगा? इंक्रीजिंग, और सेकंड और थर्ड में डिक्रीजिंग। y इक्वल टू साइन एक्स से आप तो क्या करोगे? पहले इसका डिफरेंशिएशन करोगे, dy बाई dx इक्वल टू cos x, फिर इंक्रीजिंग की कंडीशन लिखोगे कि dy बाई dx पॉजिटिव होना चाहिए, तो dy बाई dx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो cos x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो cos x पॉजिटिव कहाँ होता है? 0 से लेके पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई में। फिर डिक्रीजिंग की कंडीशन लिखोगे, डिक्रीजिंग की कंडीशन dy बाई dx इज लेस देन 0, तो cos x को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। cos x कहाँ नेगेटिव होता है? पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक। cos x कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है? सेकंड एंड थर्ड में। तो cos x को नेगेटिव होने के लिए x को कहाँ होना पड़ेगा? पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में। तो डिक्रीजिंग कब होगा? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। इंक्रीजिंग कब होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ में। यूनिट सर्कल से भी आपको पता चलेगा, यहाँ पर आप 0 पे थे 1 पे थे तो इंक्रीज हुए, फिर 1 पे थे 0 पे डिक्रीज हुए, फिर 0 से लेके वापस -1 पे थे तो वापस डिक्रीज हुए, फिर -1 से 0 की तरफ गए। तो कहाँ का इंक्रीज हुआ? फर्स्ट पे। फोर्थ में कहाँ का डिक्रीज हुआ? सेकंड और वो हमें डिक्रीज से पता चल रहा है। फिर इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन बोला है कि प्रूव करने को e⁻² ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, तो कैसे प्रूव करोगे? e⁻² क्विकली इंक्रीजिंग है, कैसे पता करोगे? e⁻² का डिफरेंशिएशन e⁻² into 2, और एक्सपोनेंशियल टर्म का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? क्विकली इंक्रीजिंग। तो ये आगे के क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली अलजेब्रिक फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएशन करो, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर भी करना पड़ेगी उसका। 9 क्वेश्चन के
क्या दिया हुआ है y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा को प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऐसा हमें प्रूव करते जाना। तो कैसे प्रूव करते देंगे, तो भाई पहले तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो कौन सा रूल, डिवीजन रूल, डिवीजन रूल करोगे तो 2 प्लस cos थीटा ऐसे 4 sin थीटा का डिफरेंशिएट, 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा ऐसे 2 प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का और स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएट 1। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहा हूं तो थीटा का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करोगे तो 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, फिर ये एलसीएम लोगे तो माइनस 2 प्लस cos थीटा का तो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का तो स्क्वायर ना। इन दोनों में से क्या कॉमन है, क्या कॉमन है 4, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 से प्लस 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस 4 और ये माइनस 4 कैंसल, 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा गया, क्या बचेगा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन, cos थीटा क्या रहा अंदर 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। लास्ट में डिफरेंशिएशन यहाँ तक पहुंचा। क्या प्रूव करना, तो क्वेश्चन में आप देखोगे तो अगर रेंज दिया हुआ है, क्या रेंज दिया हुआ है, थीटा इज बिटवीन 0 टू π/2। आप इस पूरे डिफरेंशिएशन में किसके बारे में 100% श्योर हो कि जिसके बारे में आप बोल ही सकते हो कि इसका आंसर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव होगा। एक तो 2 प्लस cos थीटा का किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव और cos थीटा के बारे में 100% श्योर हो कि कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पॉजिटिव होते हैं, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव, बचा कौन 4 माइनस cos थीटा भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कैसे बोल सकते, ये वो दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये cos थीटा का रेंज क्या है -1 से 1, cos थीटा का रेंज क्या होता है -1 से 1, जबकि इसमें तो -1 से 1 भी नहीं होगा, इस रेंज के हिसाब से cos थीटा किसके बीच में ये पॉजिटिव है ना। तो cos थीटा 0 से 1 के बीच में आपको 4 माइनस cos थीटा चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज, उसमें क्या ऐड करना है 4, तो अगर 4 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर किसके बीच में आएगा 3 से लेके 4 के बीच में, तो 3 से लेके 4 मतलब पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो उसके बाद क्या लिख सकते हो dy/d थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो अगर आपका डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो आपको प्रूव करना है। सिंपल है, डिफरेंशिएट करो, जान लो भाई कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। 11 कैसे बोलोगे, 11 में बोलेंगे प्रूव दैट द फंक्शन f of x equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1। क्या है क्वेश्चन, भाई मुझे ये प्रूव करना है कि f of x is equal to x square minus x plus 1, ये -1 और 1 के बीच में ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो कैसे प्रूव करोगे, ये तो मुझे पता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला जैसा है, तो कोई भी पैराबोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे हो सकता है, नीचे तो आएगी ना पैराबोला बनाने के लिए, पर हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो सिंपल है, जैसे भाई मैंने क्या बोला कुछ समझ आए नहीं है, डिफरेंशिएट तो करना ही है तो कर ही लो। f dash of x equal to 2x minus 1,
फिर अगर इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब अगर इंक्रीजिंग होना है तो 2x - 1 कहाँ पॉजिटिव होगा, मतलब 2x - 1 ग्रेटर देन 0 होगा। डिक्रीजिंग की कंडीशन 2x - 1 लेस देन 0, 2x - 1 पॉजिटिव होगा तो x इज ग्रेटर देन 1/2 और 2x - 1 नेगेटिव होगा तो x इज, और 1/2 देने के रेंज में, तो -1 से लेके 1 के बीच में, वो 1/2 से लेके 1 के बीच में इंक्रीज होगा। आपको प्रूव क्या करना था कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है इस रेंज में, तो पता चल गया ना, क्योंकि इंक्रीजिंग कहाँ हो रहा है 1/2 से लेके 1 के बीच में, और डिक्रीजिंग कहाँ हो रहा है -∞ से लेके 1/2 के बीच। तो भाई तो पार्शियली इंक्रीजिंग और पार्शियली डिक्रीजिंग, और वही प्रूव करना था आपको कि लीनियर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग, तो आपको पार्शियली ये सब प्रूव करना था। अब इसका 13th क्वेश्चन है, on which of the following interval is the function f is given by f of x equal to x raised to 100 plus sin x minus 1 is strictly decreasing। जो चार ऑप्शन है उसमें से कौन से ऑप्शन के लिए वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा आपके हिसाब से? पहला काम डिफरेंशिएशन, f raised to 100 का जब डिफरेंशिएशन करोगे पूरे फंक्शन का तो क्या बनेगा, f of x is equal to x raised to 100 plus sin x minus 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 100 x raised to 99 sin x का और 1 का 0, करेक्ट। अब आपको बताना है नीचे में से कौन से ऑप्शन की स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। पहला ऑप्शन 0 to 1, तो 0 to 1 में क्या लग रहा है, 0 to 1 मतलब आपके हिसाब से कौन सा पार्ट है, ये 1 क्या है, डिग्री है, रेडियन है, नंबर क्या होता है रेडियन, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 रेडियन, 1 रेडियन की वैल्यू क्या होता है 57 डिग्री 15 मिनट। किसके लिए बात कर रहे हैं, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है पॉजिटिव, और x ऑलरेडी पॉजिटिव है 0 से 1, तो उसके बीच का कोई भी पावर नंबर आएगा तो पॉजिटिव ही, तो पॉजिटिव वैल्यू में पॉजिटिव ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो उसमें डिक्रीजिंग नहीं है। अब ये ढूंढना था कहाँ डिक्रीजिंग है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है π/2 से π/2 से पाई के बीच में क्या लग रहा है, π/2 से पाई के बीच में एड्रेस ऑफ x पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, π/2 से पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, बट π/2 को रेडियन में लिखोगे तो 1.57 से लेके, तो 1.57 से लेके 3.14 के बीच की कोई भी वैल्यू का पावर 99 करूंगा तो बहुत बड़ा नंबर होगा, तो 1 से बड़ी वैल्यू में पावर इंक्रीज करते जाओगे तो आपका आंसर भी तो इंक्रीज होगा, और पावर कहां तक ले जा रहा हो, और वो भी जो आंसर है उसको वापस 6 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे तो किसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, सीधी बात इस पर बहुत बड़ा होगा इसके कंपेयर में, क्योंकि कोसेक तो किसके बीच में रहने वाला है -1 से 0 के बीच में तो रहने वाला है, तो भी मुझे पता चल रहा है कि मेरा एब्सेंस ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा, राइट। थर्ड पे आते हैं 0 से π/2, इसमें भी पॉजिटिव होगा, 0 से π/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये ऑलरेडी वैसे ही पॉजिटिव होता है, 0 से π/2 मतलब 0 से 1.5 और उसका 99 पावर, तो पॉजिटिव तो देगा ही, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव का आंसर क्या होगा पॉजिटिव। तो ये तीनों जो ऑप्शन दे रखा है ABC, तीनों के अंदर आपका आंसर पॉजिटिव है, और उनको क्या चाहिए था कहाँ पे क्लियरिंग देगा करना नाम दे, तो तीनों ऑप्शन में तो कहीं पर भी डिक्रीजिंग नहीं होगा, ठीक है। 14th वाला f of x
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। पूछा गया फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 2। आपको ए की सबसे लीस्ट वैल्यू बतानी है जिसके लिए इसका आंसर 1 से 2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। मतलब इनडायरेक्टली क्या दिया, 1 और 2 के बीच में आपका एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 1 से 2 के बीच में कैसा दिया हुआ है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, 2x प्लस ए, इसको ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना है। क्यों ग्रेटर देन 0 होना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और कौन सी रेंज में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आपकी सबसे एक की लीस्ट वैल्यू कितनी, और एक ही सबसे छोटी से छोटी वैल्यू बताओ जिसके लिए 2x प्लस ए ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए इस रेंज। और मैक्सिमम बच्चे को गलत होता है इसका, उनको समझ ही नहीं आता लिस्ट वैल्यू कैसे निकालते, जबकि रेंज भी दिया हुआ है। क्या होगा इसका लिस्ट वैल्यू ए का, जिसके लिए 2x प्लस ए ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा, find the least value of a for which this function is strictly increasing between 1 to 2। क्या होगा, -3, यहाँ पर -2 आ रहा है, आप बोल लो -3। 1 इंक्लूडेड है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठीक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 और 2 इंक्लूड है। भाई एक्स की रेंज क्या दिया हुआ है, 1 से 2। एक्स अगर 1 से 2 के बीच में तो 2x प्लस ए क्या, 2x की रेंज क्या होगी, 2 से लेके 4। तो ये 2x जो है वो तो 2 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। उसमें आप ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करोगे जिससे आप कंफर्म हो जाओ कि भाई इसको जो होना है, इसको 2x को जो होना है वो मैं ए की ऐसी क्या वैल्यू लूंगा कि ये कुछ भी हो पर मेरा एडिशन ऑलवेज पॉजिटिव है। और वो भी ए की सबसे लीस्ट वैल्यू। ए की ऐसी कौन सी कोई वैल्यू, आप ऐसे कुछ रैंडमली बताओ, ए की ऐसी कोई भी वैल्यू बताओ जो आपके मन में आता है, 1000 2000 4000 -10,000 कुछ भी, कि जिसके लिए आप कंफर्म हो कि भाई 2x प्लस है पॉजिटिव होगा। कौन सा, -1, 2x 2 और 4 के बीच में, ठीक है। अगर 2x 2 से 4 के बीच में, उसमें आपको कुछ ऐड करना है जिससे आपका आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। इसकी सबसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 4। इसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 4, राइट। सारे बच्चे क्या करते हैं, 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0, तो ए ग्रेटर देन ए को क्या होना पड़ेगा, किससे बड़ा होना पड़ेगा, -2x से बड़ा होना पड़ेगा। अगर 2x प्लस ए को पॉजिटिव होना है तो ए को किससे बड़ा होना पड़ेगा, -2x से बड़ा होना पड़ेगा। 2x की रेंज क्या है, 2 से 4, तो -2x की रेंज क्या होगी, -4 से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो -2x की रेंज क्या है, -4 से -2। तो लिस्ट वैल्यू चाहिए, तब आपको सोच के बताओ लिस्ट वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू ऐसे क्या रख दूंगा मैं कि जिसके लिए क्वेश्चन समझ आ गया ना आप लोगों को कि 2x मेरा कुछ भी हो, 2x प्लस है पॉजिटिव आना चाहिए। का क्वेश्चन है, कितना सोचना पड़ता है।
मैं अगर a को 0 रख दूंगा तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि 2x पॉजिटिव है। एक अगर 0 रखा तो 2x तो पॉजिटिव है ही ना। मैं अगर a को 1 रखूंगा तो भी कंफर्म पॉजिटिव है। a को 2 रखूंगा तो भी पॉजिटिव। तो वैसे सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है जिसके लिए 2x प्लस है पॉजिटिव? -1 रखा तो a को अगर मैंने -1 रखा तो 2x 2 से 4 के बीच में अगर ये -1 भी हुआ तो भी ये पॉजिटिव होगा, 1 से 3 तक जाएगा। तो वैसे आपको लीस्ट वैल्यू कौन सी लीस्ट वैल्यू? इतना क्या सोच रहे हो? -2x का रेंज भी लिख दिया मैंने अब तो आप लोगों को। कितना होगा? -2 हो सकता है -2। पर ये अगर मेरा -2 हुआ तो क्या मैं कंफर्म हूं कि मेरा 2x प्लस a जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा? भाई a को किससे बड़ा होना है? -2x से बड़ा होना है। -2x की खुद की रेंज क्या है? -2 से लेके -4। तो -2 से -4 के बीच में ये कुछ भी हो सकता है, -2.1, -3, -3.67 है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्लस a, तो आप कंफर्म है कि इस -2x की जो सबसे बड़ी वैल्यू है, -2x की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? -2। अगर a अगर उससे या उससे बड़ा हुआ तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही देगा। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर मिस्टेक क्या करता है, आपको पता नहीं क्या, आपको आंसर ही नहीं दे पाए। पहले बाकी सारे बच्चे आंसर तो दे देते हैं, बट वो आंसर -4 बोलते, उनको लगता है कि लीस्ट वैल्यू पूछी है तो लीस्ट कौन है, तो -4 है, तो एक को -2 एक से बड़ा होना है तो उनको लगता है कि लीस्ट वैल्यू -4 है तो आंसर -4 लिख के आ जाते हैं। तो गलत होगा। क्यों? तो a अगर -4 रखा मैंने सपोज एक एग्जाम्पल के हिसाब से, और अगर मेरा 2x इसके बीच में है तो 2x अगर इसके बीच में -3 हुआ, और सॉरी 2x 2 से 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में अगर ये 3 हुआ तो 3 - 4 का आंसर तो -1 हो जाएगा। और अगर इसको मैंने -2 रखा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो उसके बाद मैं 2x को 2 से रखूं, 2x को फिर 2 से लेके 4 के बीच में आप कुछ भी रखो, सबसे लोएस्ट वैल्यू भी अगर आप 2 रखते हो तो भी आपका आंसर इक्वल टू 0 है। नेगेटिव में तो नहीं जाता। तो अगर इसको पूछा है कि 2x प्लस a को ग्रेटर देन 0 होने के लिए a की सबसे लीस्ट वैल्यू क्या होगी, तो a को ग्रेटर देन -2x होना पड़ेगा। a को ग्रेटर देन -2x होना पड़ेगा तो a -2x की कौन सी वैल्यू से बड़ा होगा, तो 100% श्योर हो जाओगे कि भाई 2x को जो होना है वो, बट आपका 2x प्लस a का आंसर तो पॉजिटिव होगा। तो a को ग्रेटर देन -2x होने के लिए a को ग्रेटर देन -2 होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होना पड़ेगा। करेक्ट? ये समझ आया कि अगर इसको पॉजिटिव होना है तो a को किससे बड़ा होना पड़ेगा? -2x से बड़ा होना पड़ेगा। तो -2x से ऑलवेज बड़ा होना पड़ेगा। तो -2x की सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? -2। तो उससे बड़ा होगा तो मैं बोल सकता हूँ ना कि वो हमेशा बड़ा होगा। यस, तो a क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू -2। और आपको पूछा था लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी? a की लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? -2। मैंने जैसे बताया कि इसमें मैक्सिमम बच्चे, मतलब जहाँ पर कॉमन मिस्टेक होता है वो लीस्ट सुन के -4 लिख के आ जाता है। तो -4 अगर a होगा तो कंफर्म नहीं बोल सकता कि 2x प्लस हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर इसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा ले लो तो फिर ऑलवेज पॉजिटिव होगा ही होगा। ठीक है ना, इसके भी हो जाएगा। नहीं, आपको क्वेश्चन करते हैं वहाँ पर, आप लोगों को टेक्स्ट बुक लाते नहीं है। Find the value of a for which the function is strictly increasing on 1 to 2। तो strictly increasing की कंडीशन क्या होती है?
एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एफ डैश में ग्रेटर देन 0 होने के लिए अब आपको इसका रेंज क्या दिया हुआ है, x 1 से 2 के बीच में दिया है। तो x अगर 1 से 2 के बीच में होगा तो मेरा 2x 2 से 4 के बीच में होगा। अगर a को अगर आपने इक्वल टू -2 लिया और आप ये बोलो कि अगर 2x अगर इक्वल टू 2 हुआ तो 2 और -2 का आंसर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वो एक पॉइंट है बस, उस पॉइंट पे तो फिर वो ऊपर ही जाएगा ना, एक पर्टिकुलर रेंज में वो कांस्टेंट वैल्यू थोड़ी ना देगा। तो फिर वो कर नहीं सकते। फिर उसी में मतलब 17 क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन log of mod cos x is strictly increasing। ये तो हो जाएगा ना, log mod cos x का डिफरेंशिएशन, मतलब पहले तो log mod cos x का डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि mod है, mod हटाना पड़ेगा, जैसे हटाओगे तो दे रखा उसमें देखोगे तो रेंज दिया हुआ पहले से। ट्रिग्नोमेट्री का तो हमेशा रेंज देंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का एंड होता ही नहीं ना, यूनिट सर्कल से बनता है तो चलता रहेगा। इसलिए आपको रेंज दिया है कि log of mod cos x है और आपकी x की रेंज क्या है 0 से लेके π/2। तो 0 से लेके π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मुझे मोड की जरूरत है नहीं, तो मोड ऐसे हटा दूंगा तो f ऑफ x क्या हो जाएगा log of cos x, इसका डिफरेंशिएशन 1/cos x और cos x का माइनस sin x, तो आंसर क्या आएगा माइनस tan x। 0 से π/2 में माइनस tan x पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, 0 से π/2 के बीच में tan x क्या होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका पूरा आंसर लेस देन 0 देगा, लेस देन 0 देगा तो मतलब ये फंक्शन कैसा होगी डिक्रीजिंग। तो आपको सबसे पहला पार्ट ये प्रूव करना था कि 0 से π/2 में डिक्रीजिंग है, और फिर इंक्रीजिंग प्रूव करना है 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में वापस क्या मोड की जरूरत है, ठीक है, फोर्थ में वापस cos क्या होता है पॉजिटिव, तो वापस आपका एफ तो फिर क्या आ जाएगा log cos x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस tan x, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में tan क्या होता है नेगेटिव, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव, तो आपका डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। करेक्ट। 19 क्वेश्चन क्या दिया है 19 क्वेश्चन में, f of y इक्वल टू x स्क्वायर इंटू e रेज़ टू पावर माइनस x, क्या पता करना है कहां पर इंक्रीजिंग होगा, x स्क्वायर इंटू e रेज़ टू माइनस x कहां पर इंक्रीजिंग होगा, कौन सा रूल लगाओगे डिफरेंशिएट करने के लिए, प्रोडक्ट रूल, x स्क्वायर है e रेज़ टू माइनस x माइनस ऑफ e रेज़ टू माइनस x प्लस x स्क्वायर का 2x इंटू e रेज़ टू माइनस x, क्या कॉमन है e रेज़ टू माइनस x तो क्या रहेगा प्लस 2x माइनस x प्लस, वापस क्या कॉमन है e रेज़ टू माइनस x इंटू x, तो क्या रहेगा ब्रैकेट 2 माइनस x, फिर क्या लिखोगे उसके बाद इंक्रीजिंग की कंडीशन dy बाई dx ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग की कंडीशन dy बाई dx लेस देन 0, उसके बाद वेरिएबल मेथड दिखा देंगे, इंक्रीजिंग के लिए dy बाई dx को ग्रेटर देन 0 दिखा देंगे, डिक्रीजिंग के लिए dy बाई dx को लेस देन 0 दिखा देंगे, और फिर जब आप नंबर लाइन लोगे तो इसमें जब किसके बारे में आप 100% श्योर हो कि भाई ये टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, 3 टर्म है आपके 1 2 3, तो किसके बारे में आप 100% श्योर, e रेज़ टू माइनस x, क्योंकि कैसा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो सिर्फ नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर है 0 एंड 2, 0 एंड 2, 2 से बड़ी वैल्यू रखा तो 3 रखा तो ये नेगेटिव में जाएगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का पूरा आंसर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, सही है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है, तो इन दोनों पार्ट में क्या होगा इन दोनों पार्ट में क्या होगा फंक्शन डिक्रीजिंग, और यहाँ पर क्या होगा फंक्शन इंक्रीजिंग का, फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ आ रहा है 0 से 2 के बीच, और डिक्रीजिंग कहाँ हो रहा है माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन ऑफ 2 टू इनफाइनाइट, उन्होंने क्या पूछा था कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, तो कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 0 से 2, 3 आंसर।
ये बहुत सिंपल एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को दिया जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, और आपको जानना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, और रेंज भी दिया हुआ है, सपोज एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। तो पहला काम तो डिफरेंशिएट, इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे कौन सा लो, एक्स से साइन एक्स का, cos एक्स फिर साइन एक्स से एक्स का 1 डिवाइडेड बाय, तो ये पता करना है कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव, तब कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसके बारे में चलो मैं 100% श्योर हूँ कि ये स्क्वायर होने की वजह से ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पर एक्स cos एक्स माइनस साइन एक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा मुझे क्या पता। हाँ, अगर बीच में प्लस होता सपोज तो मैं कंफर्म हो जाता कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों? बिकॉज कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, एक्स 0 से लेके 1.5 पर हो गया ना रेडियन में तो देखा जाए, और बीच में प्लस है तो सारे टर्म पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। बट इसमें बीच में माइनस है, आपको क्या पता मैग्नीट्यूड वाइज ये बड़ा ये बड़ा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस से कुछ नहीं पता चलेगा। तो आप क्या करोगे, जिस फंक्शन आपको प्रॉब्लम कर रहा है, कौन प्रॉब्लम कर रहा है, एक्स cos एक्स माइनस साइन एक्स मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, जो मुझे प्रॉब्लम करेगा इसको आप एक नया फंक्शन बनाओ और उसका बिहेवियर बताओ। जिस फंक्शन की वजह से आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपका एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उस फंक्शन को आपको वापस आप एक नया फंक्शन मान लेना। जी ऑफ एक्स मेरा ये फंक्शन हो गया, इसका बिहेवियर जानते हैं, तो इसका बिहेवियर जानने के लिए इसका डिफरेंशिएट करोगे, तो इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर कौन सा रूल आएगा, प्रोडक्ट रूल आएगा। एक्स से सी cos एक्स का माइनस साइन एक्स फिर cos एक्स से सी, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स, तो ये cos एक्स और ये cos एक्स, आंसर क्या बचा, माइनस एक्स साइन। अब ये माइनस एक्स साइन एक्स, और रेंज की कौन सी रेंज की बात हो रही है, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव पर आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो जीने में क्या आ गया, इससे क्या पता चला, जी ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जी ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जिसका मेरे से कोई मतलब भी नहीं है, बट वो इसलिए हम पता कर रहे हैं बिकॉज मुझे एफ ऑफ एक्स नहीं पता चल रहा है। तो मुझे क्या पता चला, ऊपर का जो फंक्शन है वो कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? एक्स की रेंज क्या है, 0 से पाई बाई 2, तो जब मैं इसमें जी अप्लाई करता हूँ दोनों साइड और फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो मेरी इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी, मेरी इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी ना। करेक्ट? तो जी ऑफ एक्स की रेंज किसके बीच में होगी, जी ऑफ पाई बाई 2 से लेके जी ऑफ 0 के बीच में होगी। जी ऑफ 0 अगर रखा जाएगा तो इसका आंसर जी ऑफ 0 का आंसर ये 0 हो गया, साइन 0 तो 0 होता ही है, ये पूरा आंसर ही 0 आ गया। और जी ऑफ पाई बाई 2 अगर पाई बाई 2 रखा तो cos पाई बाई 2 0 तो 0 हो जाएगा, और साइन पाई बाई 2 1, तो आपको क्या पता चला, आपका जी ऑफ एक्स का आंसर किसके बीच में होगा, आप कुछ भी करना, -1 से 0 मतलब कैसी वैल्यू है, नेगेटिव, तो ये आपका कैसी वैल्यू है, पूरा का पूरा नेगेटिव आंसर देने वाला, और आपका एक्स स्क्वायर कैसा आंसर देने वाला, पॉजिटिव तो पूरा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, नेगेटिव, अगर आपका एफ ऑफ एक्स अगर नेगेटिव आया, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, जी ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर के बराबर था, जिसमें जी ऑफ एक्स आपको पता चल गया कि नेगेटिव है, और एक्स स्क्वायर अगर आपका पॉजिटिव है तो पूरा आंसर क्या हो गया। और अगर आपका एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो क्या समझ आया आप लोगों को कि
अगर आप लोग फर्स्ट डिफरेंशियल से जब डिसाइड ना कर पाओ तो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा वो आपका एक नया और उसका बिहेवियर उससे आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर? आप फटाफट अपने टेक्स्ट बुक अपनी नोटबुक में x/10x 0 से लेके π/2 के बीच में इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा? क्या है? ये भी आपका फर्स्ट डिफरेंशियल है ना? तो इससे तो पता ही नहीं चलेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो आपने इसको g ऑफ x बना, ठीक है? तो g ऑफ x इक्वल टू 10x माइनस x x स्क्वायर है। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा? बिहेवियर पता करने के लिए 10x का डिफरेंशियल x स्क्वायर x x स्क्वायर x का डिफरेंशियल x स्क्वायर x ऐसे x का डिफरेंशियल 1 प्लस x ऐसे x स्क्वायर x का डिफरेंशियल क्या होगा? 2 टाइम्स सेकेंड इनटू सेकेंड डायरेक्ट। तो किया आप लोगों ने, तो उसके बाद आप लोग आंसर बता रहे हो मेरे को। तो फिर ठीक है, अगर ये सब करने के बाद अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई आंसर डिक्रीजिंग है तो चेक कर लेते हैं। x स्क्वायर कैंसल, क्या मिला आपको? -2x इंटू x स्क्वायर x इंटू 10x फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव स्क्वायर है तो पॉजिटिव 0 से लेके π/2 है तो ये भी पॉजिटिव, तो पूरा ये पॉजिटिव है माइनस से मल्टीप्लाई करो तो सीधे तो लेस देन 0 तो कैसा फंक्शन हुआ? जी हो गया।
डिक्रीजिंग g ऑफ x अगर डिक्रीजिंग फंक्शन और मेरा रेंज 0 से पाई बाय 2 है तो g ऑफ x जब g अप्लाई करूंगा तो इक्वलिटी की साइन चेंज हो जाएगा ना। g ऑफ 0 की वैल्यू टेन 0 ये भी पूरा 0 और g ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू g ऑफ पाई बाय 2 अप्लाई करोगे तो फिर यहाँ पर अगर आप लोग ये बोल लो कि 0 से लेके पाई बाय 2 में g ऑफ पाई बाय 2 रखोगे तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि g का जो आंसर होगा वो 0 से तो छोटा ही होगा। इसकी वैल्यू आप जान नहीं पाओगे क्योंकि वही अनडिफाइंड हो जा रहा है, पर ठीक है ना, उसको जानने भी क्यों। g ऑफ x किससे छोटा है? 0 से छोटा है कंफर्म। तो अगर g ऑफ x अगर 0 से छोटा है और अगर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है, g ऑफ x अगर छोटा है तो f ऑफ x क्या हुआ था हमारा g ऑफ x अपॉन tan स्क्वायर x, जहां पर g ऑफ x हमारा लेस देन 0 पता चल गया तो सही है कि पूरा आंसर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली आगे कौन ने मैं आपको भी तो उसको एक नया फंक्शन मान के उसका व्यू देता हूं। ठीक है, आप लोगों को क्या कर लेना है नेक्स्ट क्लास में dbt4 आपका टेंजेंट नॉर्मल है जो मैंने पढ़ाया नहीं, आपको dbt4 करना है 21 क्वेश्चन से। मैंने आपको बता दिया पूरे इस पार्ट में करना क्या होता है। ठीक है, dbt4 के 22 कर लेना, 21 कर लेना। इसके मोस्ट ऑफ अच्छे क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में कोई होंगे 2 वो इसके अंदर आएंगे, तो dbt कर लो एनसीईआरटी को।